दोस्तों वेलकम। क्लास 11 के लिए मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही रहते, समुच्चय चल रहा था। पहला चैप्टर जो है आपका, उसमें 2 प्रश्नावली एनसीईआरटी की बुक से हमने हल कर ली थी और अभी हम तीसरी प्रश्नावली को लेकर के आए हैं 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे और देखते हैं क्या हुआ। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो एनसीईआरटी की किताब में मिल जाता है वो ये है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये जो चिन्ह है ये सबसेट का है, उप समुच्चय का है। तो और ये उप समुच्चय नहीं है, काट दिया गया तो नहीं है, को भर करके कथन सही कथन बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात तो इस सबसेट को जानते हुए कि क्या ही है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, अति समुच्चय के बारे में। तो यहाँ पे इस प्रश्नावली के लिए ये 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, मतलब यही तो जरूरी है ही। तो उप समुच्चय क्या होता है? जैसे समुच्चय आपको दे दिया जाए, ठीक है, ये हमने ले लिया 1 2 3, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब ये क्या कि इसके जितने भी अवयव हैं इनमें से कुछ को लेकर के या पूरे को लेकर के या फिर कैसे भी लेकर के हमने एक और समुच्चय बना दिया। जैसे एक समुच्चय बना दिया P और उसमें से 1 और 2 को हमने ले लिया। आपकी मर्जी है, आप तीनों को भी ले सकते हैं, अकेले को भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बनता है वो कहलाता है, ये जो समुच्चय है ये उप समुच्चय कहलाता है। ए का उप समुच्चय कहलाता है बिकॉज बी के जो भी अवयव हैं हमने ए से कॉपी किए हैं या फिर उसी से लिए हैं, या फिर कॉपी ना भी करो, अगर मिल रहे हो तो उसका उपसमुच्चय कहलाएगा, यानी उससे बनाया जा सकता है। तो इसे कहा जाता है कि बी उप समुच्चय है ए का। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो सिंपली उपसमुच्चयों की संख्या हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। जैसे 3 अवयव हमारे पास हैं, तो सबसे पहला जो उपसमुच्चय बनाया जा सकता है कि हमने 1 ले लिया, ठीक है, ये एक उपसमुच्चय हो गया इस ए समुच्चय का। और दूसरा हमने 2 ले लिया, ठीक है, फिर हमने 3 ले लिया, ये 3 उपसमुच्चय एक अवयव लेकर के बन गए, ठीक है। अब आगे क्या है कि हम 2 अवयव ले लेते हैं, जैसे कि 1 और 2 साथ में ले लिया तो ये 1 बन गया, और 1 और 3 को ले लिया, ये 1 बन गया। 2 और 3 को ले लिया, ये 1 बन गया, और तीनों को ले लिया, 1 2 और 3 ये ले लिया हमने, ठीक है। अभी क्या किया कि यहाँ से ये एक समुच्चय था, उसमें से हम एक समुच्चय को, 2 समुच्चय को, 3 समुच्चय को, मतलब सॉरी गलत हो गया, एलिमेंट को। एलिमेंट क्या होता है? अवयव, यानी कि एक समुच्चय में से इन अवयवों को, अच्छा एलिमेंट को कैसे दिखाया जाता है ये शायद मैंने नहीं बताया था, कि जैसे हमने कह दिया कि एक क्या है, ए का एलिमेंट है, तो उसको लिखा जाता है ई, ऐसे बनाया जाता है ई ऑफ ए, यानी एक क्या है, ए का एलिमेंट है। और अगर जैसे कि कह दिया जाए कि 5 एलिमेंट नहीं है तो ये बना के रहे, काट दीजिए भैया, ये एलिमेंट नहीं है। तो उपसमुच्चय, तो हमने बात किया कि एक एलिमेंट लेकर के, एक अवयव लेकर के जो बना दिया समुच्चय अलग अलग, वो क्या हो गया, इसके उपसमुच्चय हो गया। 2 को लेकर के बना दिया, 3 को लेकर के बना दिया, अगर 4 होता है तो 4 को लेकर के बना दिया, ये बन गया। और एक भी अवयव नहीं लिया और खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो बनता है ये क्या बन गया, ये सभी क्या बन गए, इसके उपसमुच्चय, क्योंकि उसी से मिलकर उसी के अवयवों का प्रयोग करके ये बनाए गए हैं। तो ये कहलाते हैं सभी क्या है, उप समुच्चय है ए के। तो ये हो गया। और यहाँ पे अपने एलिमेंट है और एलिमेंट नहीं है, इसे क्लियर। और जैसे ये कोई बना दिया जाए सेट, जैसे हमने सी ले लिया, इसमें क्या लिख लिया, 1 और 5 ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या दिया, सी जो है एक सेट है जिसमें 1 और 5 है। हमारा 1 तो मिल रहा है लेकिन 5 इसमें तो नहीं मिल रहा है, तो सी क्या है, इसका सबसेट, यानी कि उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। सी क्या है, ये उपसमुच्चय नहीं है ए का। ये किसी और का उपसमुच्चय हो सकता है पर ए का तो नहीं है। तो ये हो गया उपसमुच्चय है कि नहीं है। अब बात आ जाती है उचित उपसमुच्चयों की, ठीक है। उचित उपसमुच्चय, तो ये उपसमुच्चय का ही एक थोड़ा सा बेहतरीन रूप होता है जो उचित उपसमुच्चय कहलाता है।
अब यहाँ पे जितने भी उपसमुच्चय बने हैं वो सब के सब उचित उपसमुच्चय हैं। बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ये समझिए कि A बराबर क्या है आपके पास 1 2 3 है, और B जो दूसरा सेट बनाया है, समुच्चय बनाया है, उसमें भी क्या है 1 2 और 3 ही है। अब B क्या है, वो उपसमुच्चय हो सकता है A का उपसमुच्चय है, लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, उचित उपसमुच्चय होने के लिए जो दूसरा होना चाहिए उसमें कुछ कम होना चाहिए, उसके पूरे पूरे बराबर ना हो। अगर कम कर देते तो हाँ ये है। अच्छा, उचित उपसमुच्चय को ऐसे दिखाया जाता है, एक बराबर का चिन्ह साथ में लग जाता है। तो ये सिचुएशन रहती है। बस जितने अवयव इसके साथ हैं उतने ही अवयव इसके साथ होंगे, तब उचित उपसमुच्चय नहीं बन पाएगा, बाकी उपसमुच्चय तो बनेगा ही। ठीक है, तो ये हो जाता है उचित उपसमुच्चय तब जब इस अवयव के यानी दूसरा जो सेट है। तो बस इतना सर। हाँ, तो समझ में आ गया होगा उपसमुच्चय किसे कहते हैं कि अवयव के किसी भी सेट के अवयवों को उठा लीजिए, उससे जो बन सकता है उनको लेकर के उनके अवयवों को लेकर के कोई सेट बना सकते हैं, तो ये उपसमुच्चय कहलाते हैं। और जितने होते हैं ये इतने बन चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे इनकी जो संख्या होती है वो 2 to the power n के रूप में काउंट की जा सकती है। 2 की पावर n क्या है, n क्या है अवयवों की संख्या। अगर 3 है तो यहाँ पे 2 की घात 3 लगा दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पे काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 उपसमुच्चय बने हैं। उचित उपसमुच्चय वही होना चाहिए कि दूसरा जो बन रहा है उसमें अवयवों की संख्या उसके पूरी बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हूबहू बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ये उचित उपसमुच्चय होगा। अब अधिसमुच्चय क्या है? अधिसमुच्चय यही सब चीजें आपने सीखी हैं। अभी आपने कहा कि क्या है, बी ए का उपसमुच्चय है, तो ए भी बी के साथ कोई रिश्ता रखेगा, उसी को कहा जाता है अधिसमुच्चय। यानी क्या है, ए अधिसमुच्चय है बी का। ठीक है, उल्टी साइड मुड़ गया। तो सिंपल सी बात है, आपको ये अधिसमुच्चय समझ में आया कि क्या है, ए बी का अधिसमुच्चय है, यानी उसका रिवर्स। तो अब चलते हैं प्रश्नावली पर। अब अगर प्रश्नावली पर चलें और इसमें प्रश्नों को देखें तो हम पहले प्रश्न को देखते हैं कि 2 3 4, इसमें 2 3 4 मिल रहा है तो ये लगा देंगे, यानी कि ये उपसमुच्चय है। बस सिंपल सी बात है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ये वाला लगा देते हैं, बस इस सिंपल सी बात। तीसरे वाले पे, दूसरा आप खुद कीजिए, तीसरे पे चलते हैं। यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11 के एक विद्यार्थी है। ठीक है, ये आपकी क्लास 11 के विद्यार्थी है, और यक्स सच दैट आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी है। जाहिर सी बात है कि जो ये लड़का है या फिर विद्यार्थी है आपकी कक्षा का है तो आपके स्कूल का भी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए उल्टा रिवर्स वाली बात नहीं है, ये जो आपकी क्लास का है वो आपके स्कूल का भी विद्यार्थी है, तो यहाँ पे उपसमुच्चय है। ठीक है, बात बनी है। और ऐसे ही आपको यहाँ पे सारी चीजों में देखना है। जैसे कि हम लास्ट वाली देख लेते हैं कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, और यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 प्लस वाले और माइनस वाले सब कुछ लेकर। अच्छा, ये सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 अच्छा ठीक है, 2 4 6 क्या इसमें मिल जाएंगी? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि ये माइनस वाली गिनती प्लस वाली गिनती 0 भी लेकर सब कुछ है, सम विषम सबको लेता है, तो ये केवल सम उसका हिस्सा है, तो ये सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, कोई नहीं होगा वो देख लेते हैं। यक्स सच दैट यक्स किसी समतल पर स्थित एक समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और यक्स सच दैट यक्स किसी समतल पर स्थित एक त्रिभुज। ठीक है, ये जो समबाहु त्रिभुज होता है त्रिभुज का एक हिस्सा ही होता है। ठीक है, ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, ये है उपसमुच्चय है। अच्छा, यहाँ पे जो बीच में छूटे हैं आप उनको देख लीजिए कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको कारण बता दिया कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या सम संख्या जो हल है उसका भी देख लीजिए। अब देखिए, सम प्राकृतिक संख्या का आपने यहाँ पे देखा, और पूर्णांक को आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 4 6 8 2 4 6 8 इसमें मिल जाएंगे ना, तो ये उपसमुच्चय है। तो ये स्थितियां बनती हैं। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कथन सत्य है या अथवा असत्य है। अब देख लेते हैं कि ए बी, और यहाँ पे ए बी मिल रहा है तो उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे ये तो कह रहा है नहीं है, यहाँ पे नहीं लगाया ना,
ए बी मिल रहा है, ठीक है, सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ए बी इसमें मिल रहा है तो ये सबसेट है, यानी ये वाला होना चाहिए। अब जो काट दिया है तो इस वजह से ये क्या है, कथन असत्य है। तो बहुत सिंपल सा तो है, आपको वहां पे जो समझ में आया भाई यहाँ पे भी करना है। अब ए ई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, ए और ई अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर होता है, हाँ ये वो स्वर है, ए ई आई ओ यू यहाँ पे रहेगा। अब ये सबसेट है दिखा रहा है, हाँ बिल्कुल ये है, सबसेट है उसका। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम है। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 और 1 2 तो यहाँ पे है नहीं, 3 5 मिल गया, और यहाँ पे सबसेट कहा जा रहा है, भैया ये सबसेट नहीं है, यहाँ पे गलत के निशान, ठीक है। तो ये सिचुएशन बन रही है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे, और तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है, सेट ए, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और इसी सेट में जो अवयव है वो क्या है, 1 2 है, और ये 3 4। देखिए 3 4 क्या है, एक कोष्टक के अंदर है, तो वो एक अकेला अवयव माना जाएगा। ये पूरा का पूरा मटेरियल 5 की भांति माना जाएगा, ठीक है, बात को समझेंगे। ये पूरा का पूरा जो है 5 की तरह ही माना जाएगा। अब इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही नहीं है। अब देखेंगे कि 3 और 4 सबसेट है ए का। देखिए सबसेट को अगर हम लिखना चाहेंगे, एक छोटी सी बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे कहा जाएगा कि एक उपसमुच्चय है ए का, ये क्या सही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बता दें कि एक अकेले को अगर लिखा जाएगा तो उसे कहा जाएगा कि ये एलिमेंट है। एलिमेंट को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे चिन्ह देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक क्या है, एलिमेंट है। सबसेट तब बनेगा जब इसको एक सेट बनाया जाएगा, और सेट तभी बनता है जब ये कोष्टक में होता है, ठीक है। ये तब सबसेट बनेगा जब ये सेट हो, और ये सेट तब बनेगा, यानी समुच्चय तब बनेगा जब ये कोष्टक के अंदर हो। अब जब कोष्टक के अंदर है तब हम कहेंगे कि ये उपसमुच्चय है ए का। लेकिन जब एक अकेले कोष्टक के बाहर है तो वो एलिमेंट है ए का, ठीक है। ये स्थिति आप समझ रहे हैं। अब समझने के बाद इसको समझेंगे। ये क्या है, हमने कहा था कि ये 5 की भांति व्यवहार करेगा। अगर इसको आप 3 और 4 को कोष्टक में लिख रहे हैं तो ये ए का जो है उपसमुच्चय नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है, अब देख रहे हैं, मैंने कहा था ये 5 की भांति व्यवहार करेगा। जैसे आपको 5 लिखना है तो 5 को आप क्या कहेंगे, एलिमेंट है, ठीक है। अगर आपको उपसमुच्चय बनाना है, 5 को उपसमुच्चय बनाना है तो आपको इसको कोष्टक में रखना होगा। तो अगर इसको भी आपको उपसमुच्चय बनाना है, यानी 3, 4 ये कोष्टक में जो है, अगर इसको उपसमुच्चय बनाना है तो आपको इसको कोष्टक में रखना होगा। तो बस यही छोटी सी बात है आपको जो मैं समझाना चाह रहा था, कि जो भी कोष्टक वाले ये लफड़ा होता है उसमें आपको डबल कोष्टक लगाना पड़ेगा, तब आप उसको सबसेट कह पाएंगे। अगर नहीं लगाया है तो गलत है, ठीक है। तो ये सिचुएशन रही। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये सबसेट कहा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये गलत है, क्योंकि इसका एलिमेंट है। अब यहाँ पे ये एलिमेंट है, हाँ बिल्कुल ये एलिमेंट है, सही है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट है, हाँ है। यहाँ पे देखेंगे ये सबसेट है, मैंने बताया ना अभी, ये सबसेट हो गया, डबल कोष्टक लगाए तो सबसेट हो गया। अब एक सबसेट है, नहीं भैया वो एलिमेंट है। और 1 2 3 1 2 5 1 2 5 क्या है, कोष्टक में लगाया गया है, सबसेट कहा जा रहा है, हाँ सही है, सबसेट है वो उसका, ठीक है। अब 1 2 5 को क्या है, एलिमेंट बताया जा रहा है, और कोष्टक में भी लिखा जा रहा है। नहीं भैया, कोष्टक में लिखने के बाद वो एलिमेंट नहीं रह जाता, सबसेट हो जाता है, गलत है। तो ये सिचुएशन बनेगी। अब 5 वाले को भी देख लेते हैं, ये तो आप खुद समझेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं भी समझा दूं थोड़ा सा। 1 2 3 क्या है, 2 के साथ अकेले घूम नहीं सकता। एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि 3 क्या है, 2 के साथ अकेले नहीं घूम सकता। 3 जहां भी जाएगा 4 को साथ में बांध के लेके जाएगा। तो ये लिखना, चाहे एलिमेंट बनाना चाहे सबसेट बनाना, दोनों ही स्थितियों में गलत होगा। ये स्थिति बनती है इसके लिए। अब यहाँ पे 5 एलिमेंट ऑफ ए, 5 इसका एलिमेंट है, नहीं हो सकता। 5 एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि 5 क्या है, रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय का मतलब खाली समुच्चय। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय या तो उपसमुच्चय हो सकता है, बट
अगर ये चिन्ह इसमें दिखाई दे रहा होता तो हाँ एलिमेंट कहा जाता, लेकिन यहाँ पे उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय किसी का एलिमेंट नहीं होता, हाँ सबसेट हो सकता है, ठीक है, ये इसका उपसमुच्चय हो सकता है, क्योंकि ये फाई क्या है, समुच्चय है, फाई क्या है, समुच्चय है, तो वो उपसमुच्चय बनेगा। फाई अवयव होता तो एलिमेंट होने की बात होती, लेकिन आप फाई को क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो वो क्या हो गया, वो आपका एलिमेंट समुच्चय है तो एलिमेंट यानी कि अवयव तो हो नहीं सकता, उसका नाम ही अलग हो गया। अब यहाँ पे ये कोष्टक के अंदर फाई को ए का उपसमुच्चय बताया जा रहा है, तो कोष्टक के अंदर फाई लिखना गलत होता है। फाई को अकेले लिखेंगे तो उपसमुच्चय कहा जाएगा, सही है, लेकिन कोष्टक के अंदर फाई को लिखेंगे तो फाई तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, अब फाई एलिमेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जब कोष्टक में बंद कर दिया जाता तो एलिमेंट की तरह काम करता, तो एलिमेंट आता है नहीं, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो ये स्थितियां बन रही हैं। आगे चौथे सवाल पे हम चलते हैं, देखते हैं चौथा सवाल क्या है। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है चौथा सवाल लिखा गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में सभी उपसमुच्चय लिखिए। अब इसके सभी उपसमुच्चय लिखिए, मैंने आपको लिखवाया भी था, यहाँ पे हल आप देख सकते हैं। देखिए एक यहाँ पे ए है तो इसका उपसमुच्चय क्या होगा, एक तो फाई हो जाएगा, यानी खाली खाली जगह। खाली खाली जगह के लिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, फाई की जगह इसको लिख सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें कभी नहीं आएंगे, या तो ये खाली जगह लिखिए या तो फाई लिख दीजिए, बस एक चीज। तो फाई लिखा है तो ये नहीं लिखा है, याद रखेंगे। और यहाँ पे ए को रख दिया गया तो ये क्या है, उसका उपसमुच्चय हो गया। अब ए बी के लिए पहले ए रखा, फिर बी रखा, फिर ए बी दोनों को रखा, और फाई तो रखा ही है, तो ये स्थितियां बनेंगी। अच्छा, फाई का उपसमुच्चय क्या होगा, फाई तो एक रिक्त समुच्चय है, तो इसके उपसमुच्चय की संख्या क्या होगी, आपका केवल फाई ही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाई के जो उपसमुच्चय की संख्या है वो फाई है। तो ये स्थितियां रही, तो फाई सभी उपसमुच्चय को समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ये तो छोटी सी बात है। पांचवें सवाल में आएंगे, पी ए के कितने अवयव होते हैं यदि ए बराबर फाई। तो भैया पी ए क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। अभी आपने उपसमुच्चयों की संख्या गिनी थी, उपसमुच्चयों की संख्या गिनी थी, ठीक है। किसी यहाँ पे भी आपने गिना कि कितने उपसमुच्चय इसके बन रहे हैं, तो इन्हीं की गिनती कितने उपसमुच्चय बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने उपसमुच्चय बन रहे हैं, उन्हीं की गिनती को कहा जाता है इनमें पी ए, ठीक है, पी ए कहा जाता है। अभी यहाँ पे ए बराबर फाई है, फाई के पास कोई अवयव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इसके अवयव की संख्या क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे a बराबर फाई है, तो इसके शक्ति या फिर घात समुच्चय का परिभाषा अनुसार इसके अवयव की संख्या 2 की घाते n। मैंने आपको बताया था ना, 2 की घाते n। तो जितने भी अवयव होंगे, जैसे इसमें 3 अवयव हैं तो आपने 3 रखा तो 8 मिला, यहाँ पे आपको 8 मिल रहे हैं। अब यहाँ पे फाई में एक अवयव नहीं है, 0 है, इस वजह से 2 की घात 0 बराबर 1, यानी इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी, केवल 1 बनेगी। तो वो कितना होगा, कोष्टक में फाई होगा। तो यहाँ पे ये सवाल ऐसी है। आगे यहाँ पे अंतराल रूप में लिखिए। अब अंतराल रूप को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे समझाते हैं। सो दोस्तों चलिए अब अंतराल को समझ लेते हैं। अंतराल मतलब इंटरवल होता है। यहाँ पे जो कुछ भी ये दिया गया है इसका बेसिक फंडा पहले समझ लेते हैं। तो अपने पास एक संख्या रेखा होती है, नंबर लाइन, बीच में 0 होता है, दाहिनी तरफ 1 2 3 चले जाते हैं और ये इनफाइनाइट तक अनंत तक जाएंगे, और पीछे की ओर -1 और -2 की ओर, ये भी अनंत की ओर जाएंगे, वो भी माइनस की ओर, ठीक है। तो ये होती है एक संख्या रेखा। संख्या रेखा पे आपको ये जो मिल जाते हैं पूर्णांक मिल जाते हैं, वैसे हम यहाँ पे इसको वास्तविक संख्याएं कहेंगे, रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर में क्या होता है कि इनके बीच में और छोटी छोटी गिनतियां भी आ जाती हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में भी ढेर सारी गिनतियां होंगी, अनंत गिनतियां संख्याएं मिल जाएंगी, वो सब के सब रियल नंबर में आ जाती हैं, उनको R से डिनोट किया जाता है। तो ये रहा पूरा नंबर लाइन। अब इंटरवल जो होता है, इंटरवल का मतलब होता है इसी संख्या रेखा पर जो आपके नंबर्स हैं उनके बीच में, ठीक है, कुल मिला के हमें सेट बनाना है, और सेट बनाने के लिए हमें संख्याओं को ऐसे रिप्रेजेंट करना है या फिर रखा जाएगा जिसमें हमें यह समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं के बारे में बात की जा रही है। तो अंतराल जो टोटली होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हो जाएगा वो
खुला अंतराल या विवित्र अंतराल, इसको ओपन इंटरवल कहा जाएगा। अब इसको ये मेन चीज तो ये रही, ठीक है, बस यही सबसे मुख्य चीज है। छोटे ब्रैकेट में बंद किया गया है, ए बी लिखा गया है। अब यहाँ पे ए छोटी संख्या है, ए और बी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं का समुच्चय। देखिए ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यहाँ पे बात की जा रही है, और ए और बी क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब इस नंबर लाइन पे बात कर लें तो 1 और 2 के बीच में जितनी भी गिनतियां होंगी सबको इकट्ठा कर लीजिए, बस 1 और 2 को छोड़ दीजिए। बात समझे? जब भी मझला छोटा कोष्टक बना रहेगा तो इसमें कहा जाएगा कि बीच का मतलब क्या होता है, इनको छोड़ करके। बीच का मतलब यही होता है, ये ए और बी को छोड़ करके। अगर 1 और 2 के बीच की संख्याएं ज्ञात करने को कहा जाएगा तो 1 और 2 को छोड़ दिया जाएगा, उसके बीच में जो कुछ भी होता है वो सब रखा जाएगा। यानी छोटे कोष्टक में ये रहेगा कि उनके बीच में। अब इसको जो ये बनाया गया है इस विधि से, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x एलिमेंट ऑफ r क्या है, x जो ये संख्याएं हैं क्या है, रियल नंबर का भाग है, यानी कि उसका एलिमेंट है, अवयव है। और सच दैट a लेस देन x लेस देन b, यानी a और b के बीच में x है। x जो है a के बराबर नहीं है, उससे बड़ा है, और x b के बराबर नहीं है, उससे छोटा, यानी इन दोनों के बीच में, उस दोनों के बराबर, उनसे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाता है खुला अंतराल। अब आ जाता है बंद या अबंद अंतराल या संवृत्त, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल। अब यहाँ पे इसको दिखाया जाता है आपको बड़े कोष्टक के अंदर बंद करके। यही मेन बातें हैं। छोटे कोष्टक में है तो बराबर का निशान नहीं रहेगा, बड़े कोष्टक में है, ठीक है, तो बराबर का निशान साथ में रहेगा। अब इसका मतलब ये होता है कि ए से बी तक, यहाँ पे था ए और बी के बीच में, अब यहाँ पे है ए से बी तक, यानी कि अगर हम 1 और 2, 1 से लेकर 2 तक की बात करें तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, मतलब इसके बीच में जितने भी गिनतियां आएंगी वो सब भी आएंगी। तो यही है इनके संख्याओं के, ठीक है, ए से बी तक की संख्याओं का समुच्चय का मतलब। अब यहाँ पे जब इसको लिखा जाएगा तो x एलिमेंट ऑफ r सच दैट a, देखें, लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल b। तो यहाँ पे x जो है वो b a से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, और जो x है वो b से छोटा भी है और b से बराबर भी है। तो ये सिचुएशन बनती है। अब इन्हीं दोनों को यूज करके यहाँ पे अर्ध संवृत्त यानी कि अर्ध विवित्र या संवृत्त, अब यहाँ पे सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल कह सकते हैं। अब दोनों यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि बायां खुला दाहिना बंद, बायां खुला दाहिना बंद। अब यहाँ पे खुले का मतलब छोटा कोष्टक और बंद का मतलब बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पे बायां खुला तो मतलब बाईं ओर छोटा कोष्टक और दाहिनी ओर बड़ा कोष्टक लग गया। अब इस स्थिति में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपने समझा था कि अब यहाँ पे ये कैसे काम करेगा, x एलिमेंट ऑफ r। अब यहाँ पे a लेस देन x, अब यहाँ पे छोटा कोष्टक है तो वो क्या है, लेस देन अकेले लगेगा, जिधर की ओर बड़ा कोष्टक है उधर लेस देन एंड इक्वल दोनों लग जाएगा। तो ये कुछ स्थिति ऐसे बनेगी, यानी कि इस स्थिति में आपको a को नहीं लेना है बट b को आप लेंगे, ये स्थिति बनेगी। जैसे कह दिया जाए कि 1 2 3 4 5 6 और स्थिति यहाँ पे रख दी जाए ऐसी वाली, आपको 1 और कॉमा लगा दिया 6, ये कोष्टक बंद कर दिया। तो इसके बराबर क्या होगा, अब देखेंगे a से बड़ा हो सकता है, यानी हम 2 3 4 5 और 6 भी लेंगे क्योंकि इधर कोष्टक लगा है बड़ा वाला कोष्टक, यानी इसके बराबर ही हो सकता है। तो ये स्थिति ऐसी बनती है। अब यही का उल्टा है कि बाया बंद और दाहिना खुला। जब दाहिना खुला है तो उधर की ओर छोटा कोष्टक और जिधर बंद है उधर बड़ा कोष्टक। तो जिधर की ओर बड़ा कोष्टक लगा है उधर की ओर बराबर लगा देंगे और जिधर की ओर छोटा कोष्टक लगा है उधर बराबर नहीं लगाएंगे। अब यही उदाहरण अगर 1 से लेकर 6 तक की गिनतियों में यहाँ पे 1 और 6 की बात की जाए तो इस स्थिति में हम 1 को लेंगे पर 6 को नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5 तक लेंगे। तो ये कुल मिला के स्थितियां बन रही है कि उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा या बराबर हो सकता है। समझने की बात है।
तो हमें इन्हीं लोगों को बदलना है आगे जो सवाल आने वाली है। वैसे अभी एक चीज रह गई जो घात समुच्चय के बारे में हमने बात की थी, तो एक बार घात समुच्चय को भी देख लेते हैं। समुच्चय उपसमुच्चय जो सिस्टम पूरा होता है, जैसे एक हमारे पास सेट है, इसमें 1, 2 और 3 है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट यानी कि कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। तो 1 को लेकर के एक समुच्चय आपने बनाया था, 2 को लेकर के एक समुच्चय बनाया था, 3 को लेकर के ऐसे बनाया था, फिर उसके बाद 1 और 2 को लेकर बनाया था, 2 और 3 को लेकर बनाया था, 3 और 1 को लेकर बनाया, फिर 1, 2 और 3 को लेकर बनाया और उसके बाद खाली वाला भी बनाया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बन गई है। तो ये टोटल जो समुच्चय बने हैं, सभी सबसेट बने, उप समुच्चय बने हैं, इनकी पूरी संख्या, ठीक है, ये बहुपद की, ये समुच्चय की घात कहलाती है। और इन सभी का अगर समुच्चय बना दिया जाए तो उसको घात समुच्चय कहा जाता है, उसको PA से डिनोट किया जाता है। यानी किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। तो ये स्थिति होती है। अगर इसके नंबर्स आपको काउंट करने हैं तो 2 to power n किया जाता है, जहां पे n क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3 लगाएंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 8। तो ये घात समुच्चय की बात थी। लेकिन यहाँ पे खुला और बंद अंतराल के बारे में बात कर रहे थे, तो उस पर हम सवाल देख लेते हैं कि जो हमारे पास हैं। तो छोटे कोष्ठक का मतलब है बराबर नहीं रहेगा, बड़े कोष्ठक का मतलब है बराबर रहेगा। बस इतना सिंपल सी बात। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिल गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो हमको इसको अंतराल रूप में यानी कोष्ठक में लिखना है। तो यहाँ पे x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r और कॉमा लगा के यहाँ पे -4, अब यहाँ पे लेस देन x या लेस देन इक्वल 6। तो यहाँ पे 6 और 4 को रखना है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे, कोष्ठक बनाएंगे। देखिए कोष्ठक बनाना है, लेकिन यहाँ पे -4 और 6, देखिए हल क्या किया है, -4 और 6 को उठा के रख लिया है। आपको बस इतना से याद रखना है कि जिधर की ओर बराबर लगा है उधर की ओर बड़ा कोष्ठक लग जाएगा, जिधर की ओर बराबर नहीं लगा उधर छोटा कोष्ठक लग जाएगा। बहुत सिंपल सा काम। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है -12 से यहाँ पे -10 तक, बीच में बराबर नहीं लगा है तो दोनों तरफ छोटा कोष्ठक, अगर दोनों तरफ बराबर लगा है तो दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक। बस सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है ये। तो ये तो आप बना लेंगे, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब यही छोटे अंतराल बड़े अंतराल को है। तो यहाँ पे x सच दैट x एलिमेंट ऑफ और कॉमा लगाएंगे, -3 और x लिखेंगे, लिख के दिखाते हैं एक बार। तो दोस्तों छठवें का तीसरी सवाल हम एक बार देख लेते हैं। मैंने 7वीं सवाल हम बाद में पढ़ेंगे, समुच्चय निर्माण में लिखेंगे, फिलहाल इसको अंतराल रूप में लिखना है। तो x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, इससे पहले वाले में x एलिमेंट ऑफ r सच दैट डायरेक्ट लिख दिया जाता, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब काम चलेगा। तो 0 और 7 को हम ऐसे लिखेंगे, कॉमा लगा करके लिख लिया। जिधर की ओर बराबर है उधर की ओर बड़ा कोष्ठक, जिधर की ओर बराबर नहीं है उधर छोटा कोष्ठक। बहुत सिंपल से काम, बस इतना सा आपको लिखना था, हो गया। अब ऐसे में 7वीं सवाल को, अगर 7वीं सवाल को देखें तो 7वीं सवाल में हम पहली सवाल उठा लेते हैं। वो दिया क्या है, -3, 0। अब इसको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि के रूप में। तो यहाँ पे हम ऐसे इसके बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, मझला कोष्ठक बनाएंगे और यहाँ पे x सच दैट x लिखेंगे और एलिमेंट ऑफ r लिखेंगे, साथ में कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद ये -3 दिखाई दे रहा है, -3 इधर लिखिए और बीच में x लिखिए और बीच इधर पीछे 0 लगा दीजिए, कोष्ठक बंद कर दीजिए। दोनों तरफ ये निशान तो लगेगा ही, लग गया। ये स्थिति बन चुकी है। अब आपको देखना है कि बड़ा कोष्ठक कहीं पे है, नहीं है। अगर होता, जिधर की ओर होता उधर की ओर ऐसे बराबर लगा देते। अब नहीं है तो मत लगाओ, बस काम हो गया। ऐसे ही अब एक कोष्ठक वाला लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है दूसरी सवाल है। ये क्या है, ऐसे कोष्ठक बनाया गया है 6 और यहाँ पे 12 लिखा गया है। ये भी कोष्ठक ऐसे बंद किया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ और कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे, कोष्ठक बंद कर देंगे। ये निशान हमने बना दिया। अब हमने देख लिया कि किधर की ओर कोष्ठक बड़ा वाला लगा है, दोनों तरफ लगा है तो दोनों तरफ बराबर लगा दीजिए। बहुत ही सिंपल काम। तो 7वीं सवाल मेरे ख्याल से हो जाएगी। हम 8वीं सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों 8वीं सवाल जो दिया गया है, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित
में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सार्वत्रिक, यहाँ पे छूट गया, सार्वत्रिक समुच्चय। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज को समझेंगे। तो दोस्तों सार्वत्रिक सेट के बारे में जानकारी रख लेते हैं पहले। तो सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। अब सर्वात्रिक मतलब सभी जगह मौजूद, यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स से समझिए बात को, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, ठीक है। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है ब्रह्मांडी, यानी कि पूरे ब्रह्मांड को उठाया, यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड हो गया। अब इसमें जितनी जितनी छोटी चीजें आप गिन सकते हो, यानी अपने आप को भी गिनोगे तो ये पुद्दू सा मिलेगा। तो ये क्या हुआ, यूनिवर्सल का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें सब कुछ आ जाए, मतलब यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड हो गया। अब कोई भी गिनती दी गई, जैसे आपके पास सेट दे दिया गया 1 2 3, ये छोटा सा दे दिया गया, बी बराबर आपको दे दिया गया 2 4 6 डॉट 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 लगाए दो तब पर भी। अब इन सब स्थितियों के लिए आपको क्या समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल क्या बनेगा? अब ऐसा, या फिर हम डॉट 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 नहीं लेते हैं, केवल इतना सा लेते हैं। अब ऐसे में हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम क्या लें ऐसा समुच्चय जिनमें ये सब का सब घुस जाए, वो यूनिवर्सल हो जाता है। तो यूनिवर्सल को यू से दिखाया जाता है। अगर हम कहें कि यू, यहाँ पे यूनिवर्सल जो होगा, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3 और डॉट 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 लेकर के 10 तक अगर ये ले लेते हैं तो भी यूनिवर्सल बन जाएगा, क्योंकि इन जो भी हमारे पास समुच्चय दिए गए हैं वो सभी के अब यहाँ पे मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। तो जहां पे ये वो मौजूद हो जाए वही होता है इसका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का सीधा सीधा मतलब समझिए आपकी यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से है। तो जो भी आपको सेट दिया जाएगा उसका ब्रह्मांड यानी कि वो कहाँ से पैदा हुआ है, उसका ओरिजिन कहाँ से हो सकता है, वो क्या हो सकता है, यही आपको समझना है। तो अभी सवाल पे चलते हैं। जो अपने पास सवाल है, ये सवाल नंबर 8 कहा गया था कि समकोण, यहाँ पे कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, यानी आप अपने हिसाब से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, दोनों के लिए त्रिभुजों का समुच्चय। अगर हम कहते हैं कि त्रिभुजों का समुच्चय के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, केवल त्रिभुजों का समुच्चय के लिए कहते हैं, तो इन दोनों के लिए वो सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो u बराबर यहाँ पे हम यहाँ पे संभावित त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होगा। अगर u बराबर हम त्रिभुजों का समुच्चय कहते हैं कि वहीं में त्रिभुजों में ही तो समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज दोनों घुस जाएंगे। तो यूनिवर्सल समुच्चय जो होगा सेट होगा वो होगा त्रिभुजों का समुच्चय। तो यूनिवर्सल का मतलब बस इतना सा होता है, यानी कि ब्रह्मांड पूरा, इतना सा नहीं बहुत कुछ होता है। तो थोड़ा सा अब अगली सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है समुच्चय ए बी और सी दिया गया है, प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है, इनमें से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो कौन सा हो सकता है। भैया मैंने बताया कि जिस सभी, देखिए यहाँ पे तीनों के वो जिसमें मिल जाते हैं वही इसका सार्वत्रिक समुच्चय होगा। पहले वाले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए हमारे पास सी में 8 है, तो ये तो कभी नहीं होगा। 5 मतलब सन्नाटा, कुछ नहीं, तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 1 2 3 4 से 8 तक 10 तक लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 से बड़ी गिनती कोई नहीं है, 0 भी है। तो ये जो तीसरा वाला विकल्प है ये हो सकता है। और यहाँ पे जो चौथा विकल्प है इसके पास 0 नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो तीसरा विकल्प ही इसका सबसे सही जवाब है। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, यानी इस तीनों समुच्चयों के सभी अवयव जिसमें मिल जाते हो। अगर कोई किसी में कम पड़ रहा है तो वो नहीं हो पाएगा यूनिवर्सल। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर हो जाता है खत्म, ये प्रश्नावली खत्म हो जाती है 1.3। अगले वीडियो में हम 1.4 को लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मैंने आपको और अच्छे से बताया है। कुछ चीज़ों में थोड़ा सा समय लिया है, पर कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में और नए चीज़ों के साथ।